सरधना वो विधानसभा सीट है मेरठ जिले की जहां से ठाकुर बलबीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री रहे। सरधना वो सीट है जहां से निकले एमएलए ठाकुर विजयपाल। आजादी के बाद जब 1952 में पहला चुनाव हुआ सरधना विधानसभा से, तो यहाँ रामदीलाल साहे पहले विधायक बने। वो दलित थे। खास बात ये भी है कि फतेह सिंह राणा सरधना कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले नहीं थे मूल रूप से, वो बागपत जिले के भड़ल गांव के रहने वाले थे। 1977 का जो चुनाव आता है तब कांग्रेस के विरोध में एक पूरी मुहिम चलती है और दोराला के रहने वाले धर्मवीर सिंह होते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक बन जाते हैं। ये पहला चुनाव था आजादी के बाद में जब कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा और इंडिपेंडेंट थे। ठाकुर बलबीर सिंह सिंचाई मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में। हाँ, और बहुत ईमानदार नेता के तौर पर उनकी पहचान थी इस इलाके में। 89 में भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर अमरपाल सिंह होते हैं और अमरपाल सिंह 89 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सरधना विधानसभा में चुनाव जीत जाते हैं। ठाकुर अमरपाल बेसिकली मवाने के पास ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आते हैं। ठाकुर अमरपाल सिंह मेरठ से बाद में 3 बार एमपी भी रहते हैं। तो नारा चलता था कि अडवाणी की टक्कर पर, मोहल्ले की टक्कर पर। ठाकुर विजयपाल तोमर फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के टाइमिंग में राज्यसभा गए और इस समय जो है उड़ीसा के प्रभारी हैं। जब 2007 में प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर चुनाव हार जाते हैं। पुंडीर साहब दरअसल शिक्षक थे पेशे से, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे और उनका पीपल कनेक्ट बड़ा जबरदस्त था। पब्लिक की नब्ज वो बखूबी समझते थे। गांव-गांव, घर-घर उनका एक कनेक्शन था और वो खाली ठाकुर चौबीसी में ही नहीं, मुस्लिमों में भी उनका एक जनाधार था। मुझे याद है उस वक्त हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते थे। मेरठ की एसएसपी थी अंजू गुप्ता, उनके खिलाफ उन्होंने आईजी के ऑफिस के बाहर टेंट लगा करके धरना दिया था। कई बार वो वाइस चांसलर से मिलने के लिए आते होंगे। उस सारे आरोपों से बाहर आ गए। जब 2022 का चुनाव आया तो 2022 के चुनाव में फिर मुकाबला आमने सामने का हुआ। ये वो इक्वेशन था जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बहुत टफ फाइट हो रही थी। अब ये जो लड़ाई दोनों नेताओं के बीच में सरधना में लगी हुई है, ये दरअसल इसकी वजह ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुए हैं। इस बीच में चूंकि 5 साल का जो ये टेन्योर रहेगा जिसमें संगीत सोम विधायक नहीं है, तो संगीत सोम को झटका जरूर लगा, चूंकि मेंटली उनकी जो एक इमेज थी जहां से वो लौटे दरअसल, तो ये मुश्किल वक्त जरूर संगीत सोम के लिए रहा होगा। अतुल प्रधान अपनी इमेज को पैन इंडिया गुर्जर लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। अभी हाल का अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 छोटे छोटे सम्मेलन करने की रणनीति बनाई है और इन सम्मेलनों में खास तौर पर गुर्जर समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद नोएडा में एक बड़ा गुर्जर सम्मेलन होगा और इस सब को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को दी गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वेस्टर्न यूपी में गुर्जर पॉलिटिक्स किस तरह से करवट ले रही है और इसके फ्रेम में सरधना सीट पर क्या घटनाक्रम हो रहा है, जहां से समाजवादी पार्टी के गुर्जर नेता अतुल प्रधान इस समय विधायक हैं। सरधना दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रही है शुरुआत से ही, आजादी के बाद से ही। सरधना वो विधानसभा सीट है मेरठ जिले की जहां से ठाकुर बलबीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री रहे। सरधना वो सीट है जहां से निकले एमएलए ठाकुर विजयपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के प्रभारी हैं। सरधना वो सीट है जहां से ठाकुर अमरपाल सिंह विधायक बने जो 3 बार मेरठ सीट से सांसद रहे। ऐसी ही तमाम शख्सियतों के बारे में बात करेंगे कि सरधना ने किस किस तरह के नेता दिए, सरधना की डेमोग्राफी क्या है और सरधना का मौजूदा समीकरण क्या है जो 2027 में रहने वाला है और उससे किस तरह के संकेत मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी हैं जिन्होंने सरधना सीट को बहुत करीब से देखा और जाना है और खास बात यह है कि आप सरधना सीट के ही वोटर भी हैं, तो इस तौर पर वहां के लोगों की नब्ज को, वहां की डेमोग्राफी को बखूबी समझते हैं। अभी इस वक्त सरधना सीट पर जो समीकरण है उसमें अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और ठाकुर संगीत सोम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पिछला चुनाव हार गए थे अतुल प्रधान से, उसके पहले लगातार 2 बार संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बीजेपी से चुने गए। इसके पहले संगीत सोम भी समाजवादी पार्टी में रहे और वो मुजफ्फरनगर सीट से उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पे एक लोकसभा चुनाव भी लड़ा 2009 का। तो अभी किस तरह का सिनेरियो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 नेता हैं इनके बयानों की वजह से लगातार सरधना सुर्खियों में रहती है और दोनों के बीच में इतना जबरदस्त दांव पेच चल रहा है जैसे चुनाव 2027 में नहीं हो, अभी हो।
हाँ डॉक्टर साहब, इस समय अभी से ही दोनों मैं दोनों दल क्या है, मैं तो दोनों नेताओं की बात करूंगा कि दोनों नेता जिस तरह काम कर रहे हैं सदना विधानसभा में, ऐसी पैनी नज़र है कि तमाम जो भी वहाँ वर्ग है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वहाँ पिछड़ा वर्ग हो, और चाहे दलित वर्ग हो, सब पर बहुत पैनी नज़र है। और ये प्रतिस्पर्धा भी है दोनों के बीच में कि अगर एक नेता दलित सम्मेलन कर रहे हैं तो दूसरा नेता ओबीसी सम्मेलन बुला रहे हैं, एक नेता अगर जाट सम्मेलन कर रहे हैं तो दूसरे नेता जो ओबीसी में हैं सैनी सम्मेलन कर रहे हैं। तो लगा बिल्कुल कोई वार छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी लगातार पिछले लगभग 30 सालों से लगातार प्रयास करती रही, लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी सदना विधानसभा में विजयी घोषित हुई, यहाँ अतुल प्रधान विधायक बने। लेकिन अगर भाजपा की बात करें, जब से भाजपा अस्तित्व में आई 1980 से अस्तित्व में आई, तो पहला जो खाता खुला वो ठाकुर अमरपाल सिंह ने खाता खोला 89 में जब वो बीजेपी से सदना विधानसभा से चुनाव लड़े तो ऐतिहासिक मतों से वो जीत कर आए थे। उन्होंने अब्दुल वहीद कुरैशी को हराया था। पहले अतीत पे ही बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद जब 1952 में पहला चुनाव हुआ सदना विधानसभा से, तो यहाँ रामजीलाल साहे पहले विधायक बने। वो दलित थे और कांग्रेस पार्टी से वो विधायक बने, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था। जब 1957 का चुनाव हुआ डॉक्टर साहब, तो 1957 में भी चूँकि कांग्रेस का वजूद था, यहाँ फतेह सिंह राणा विधायक बनते हैं, वो जाट होते हैं, जाट जाति से। खास बात ये भी है कि फतेह सिंह राणा सरधना कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले नहीं थे मूल रूप से, वो बागपत जिले के भड़ल गांव के रहने वाले थे। और भड़ल गांव जो है वो सरधना कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पड़ता है। और जब 1962 में डॉक्टर साहब चुनाव होता है तो रामजीलाल साहे फिर कांग्रेस आते हैं और वो फिर वो विधायक बन जाते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वजूद था। कांग्रेस जिसे टिकट देती थी वो चुनाव जीतते थे, उस समय का ऐसा दौर था कांग्रेस का। हाँ, शुरुआती चुनावों में चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, कांग्रेस का झंडा लगातार बुलंद रहा। तो आपका कहना ये है कि 1952 का चुनाव कांग्रेस ने जीता, यहाँ दलित को प्रत्याशी बनाया उन्होंने। फिर दूसरा चुनाव जो लड़ा विधानसभा का, उसमें जाट प्रत्याशी को उतारा। और फिर तीसरे चुनाव में फिर रामजीलाल साहे आते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं, वो भी दलित होते हैं। 1967 का जो चुनाव आता है तब कांग्रेस के विरोध में एक पूरी मुहिम चलती है और दोराला के रहने वाले धर्मवीर सिंह होते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक बन जाते हैं। तो उन्होंने सदना विधानसभा में कांग्रेस का मिथक तोड़ दिया था। बड़ा शोर मचा था कि कांग्रेस का इतना जलवा है। इसके बीच में चौधरी धर्मवीर सिंह निर्दलीय कांग्रेस प्रत्याशी को हरा के वहाँ झंडा बुलंद करते हैं। ये पहला चुनाव था आज़ादी के बाद में जब कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा और इंडिपेंडेंट चौधरी धर्मवीर सिंह इंडिपेंडेंट विधायक बनते हैं। उनके बाद से आज तक कोई निर्दलीय विधायक जीता भी नहीं। उसके बाद फिर कोई नहीं जीता निर्दलीय। उसके बाद में जब 1969 का चुनाव हुआ तो 1969 का चुनाव चूंकि जमादार सिंह सदना विधानसभा के भमोरी गांव के रहने वाले थे और वो प्योर कांग्रेसी थे। भमोरी बहुत ऐतिहासिक गांव है जी। 1857 के रिवॉल्यूशन में भमोरी का एक बड़ा रोल रहा। फिर लगातार जब फिर कांग्रेस का फिर विरोध हुआ, फिर लगातार, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस की लहर भी थी और इस बीच में कुछ विरोध होना शुरू हो गया था। तो जब 1974 का चुनाव हुआ तो फिर भारतीय क्रांति दल अस्तित्व में आया और भारतीय क्रांति दल ने फिर जमादार सिंह को हराया और नजीर अहमद यहाँ विधायक बने। ये फिर दूसरा मौका था। चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी बीकेडी, ये दूसरा शॉर्ट में बीकेडी कहते थे। ये दूसरा मौका था जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय क्रांति दल से या नजीर अहमद विधायक बन जाते हैं सरदाना से। जब 1977 का चुनाव होता है तो उस समय बड़ा पूरे देश में कांग्रेस की विरोधी लहर थी और उस समय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। तो तब ठाकुर बलबीर सिंह आते हैं और ठाकुर बलबीर सिंह सरदाना से विधायक बन जाते हैं। असल में ठाकुर बलबीर सिंह वैसे तो मटोर आकर बस गए थे, मटोर भी सदना विधानसभा में है, लेकिन इनका गांव जो रायसेना हिल है जहाँ आजकल राष्ट्रपति भवन है, वहाँ इनका गांव होता था। और जब राष्ट्रपति भवन बना तो उस समय उन गाँव को एक्वायर किया गया, तो वो वहाँ से अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए थे, मटोर में शिफ्ट हो गए थे, मटोर में रहने लगे थे। ठाकुर बलबीर सिंह सिंचाई मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश की 77 में रहे। हाँ, और बहुत ईमानदार नेता के तौर पर उनकी पहचान थी इस इलाके में। 77 में वो यहाँ से विधायक बने जनता पार्टी से और फिर वो मंत्री बने। जब उनकी एक खास उपलब्धि ये भी है कि जो चौगामा कैनाल है, जो परियोजना थी सिंचाई की, इरिगेशन की बड़ी स्कीम इस पूरे इलाके में,
वो उन्हीं के समय में सैंक्शन हुई थी। और डॉक्टर साहब ये भी इतिहास में उन्होंने दर्ज किया, सरदना विधानसभा के इतिहास में 1952 से लेके, और अगर मैं आज तक की बात करूं तो एकमात्र ठाकुर बलबीर सिंह थे जो सिंचाई मंत्री बने थे। उसके बाद में आज तक सरदना विधानसभा से कोई कैबिनेट नहीं पहुंचा और कोई राज्य मंत्री भी नहीं बना। हालांकि जब फिर चुनाव हुआ 1980 में, तो जकी अहमद उस समय, क्योंकि फलावदे के पास उनका गाँव है, वो ही लोकल थे, फिर कांग्रेस अस्तित्व में आती है और जकी अहमद चुनाव जीत जाते हैं, वो ठाकुर बलबीर सिंह को हरा देते हैं 1980 में। उनकी पार्टी कांग्रेस, जी कांग्रेस हरा देती है। और जकीउद्दीन, जब 1985 का चुनाव हुआ 85 का, तो 85 में अब्दुल वहीद कुरैशी चुनाव लड़ते हैं लोकदल से। तब लोकदल अस्तित्व में आ जाता है और लोकदल इतना प्रभावी होता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ हार जाते हैं। अब्दुल वहीद कुरैशी 1985 में यहाँ से विधायक बन जाते हैं। 89 में भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर अमरपाल सिंह होते हैं और अमरपाल सिंह 89 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सरदना विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। पहली बार ठाकुर अमरपाल सिंह ने यहाँ बीजेपी का खाता खोला। उसके बाद फिर ठाकुर अमरपाल बेसिकली मवाने के ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आते हैं और वो गन्ना सोसाइटी की राजनीति से करियर शुरू करते हैं और कोऑपरेटिव की पॉलिटिक्स से होते हुए वो सरदना विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 89 में पहली बार वो एमएलए बनते हैं और बीजेपी का खाता खोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब 1991 का दौर आया तो 1991 के दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह का वर्चस्व हुआ। यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी है बहुत कि ठाकुर अमरपाल सिंह मेरठ से बाद में 3 बार एमपी भी रहते हैं। तो मेरठ मवाना लोकसभा होती थी जी। मेरठ मवाना लोकसभा से कंटिन्यू 3 बार वो सांसद भी रहे हैं। और सरधना के लिहाज से तो ठाकुर अमरपाल का गांव भी सरधना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर था। उस समय वो जो हस्तिनापुर विधानसभा है आज भी, उसमें ही है उनका गांव जी। और डॉक्टर साहब वो पहले शख्स थे कि जो सरदना विधानसभा से निकलकर 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे। जब 1991 का दौर आता है तो उस समय प्रदेश में जो जनता दल होती है, तो जनता दल की बड़ी लहर होती है पूरे प्रदेश में। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह का वर्चस्व होता है और फिर जब चुनाव होता है तो यहाँ चूंकि अमरपाल सिंह तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर रविंद्र पुनीर आते हैं। प्रोफेसर रविंद्र पुनीर उस समय चूंकि जो संजय गांधी डिग्री कॉलेज है स्वरूपपुर में, वहाँ पे केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं और वो 1991 में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सदन से चुनाव लड़ते हैं। इधर जनता दल से ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर चुनाव लड़ते हैं। तो चूंकि जनता दल की लहर थी, हम उस समय छोटे थे, तो उस समय नारा चलता था डॉक्टर साहब, वो नारा हमारे अभी भी याद है। वो नारा चलता था चूंकि जनता दल का जो चुनाव चिन्ह था वो चक्र था, तो नारा चलता था कि अडवाणी की टक्कर पर, मोहन लगी की चक्कर पर, इस तरह के पूरे नारे चलते थे। तो 1991 में यहाँ जनता दल ने बीजेपी को हराया और ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर जनता दल से सदन के विधायक बने। हालांकि वो सरकार लगभग 18-19 महीने चली, उसके बाद भंग हो गई थी। जब 1993 में चुनाव हुआ तो फिर विजयपाल सिंह तोमर फिर आते हैं। विजयपाल सिंह तोमर जनता दल, यही ठाकुर विजयपाल तोमर फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के टाइमिंग में राज्यसभा गए और इस समय जो है उड़ीसा के प्रभारी हैं। उससे पहले वो जो भाजपा किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं जी। तो 93 में जब फिर चुनाव, ये फिर दोबारा चुनाव लड़ते हैं, जनता दल से ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर होते हैं, भाजपा से प्रोफेसर रविंद्र पुनीर होते हैं और 93 में प्रोफेसर रविंद्र पुनीर भाजपा से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 96 में चुनाव होता है, 96 में फिर बीजेपी से फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर फिर चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2002 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर रविंद्र पुनीर चुनाव जीत जाते हैं। उनके सामने हरपाल सैनी होते हैं जो बसपा के कैंडिडेट होते हैं, बहुत प्रभावशाली। हालांकि विजयपाल तोमर भी चुनाव लड़े थे। तो ऐतिहासिक मतलब से लोकदल का गठबंधन था। जब 2002 का चुनाव हुआ तो लोकदल का गठबंधन था और लोकदल के गठबंधन पे तीसरी बार प्रोफेसर रविंद्र पुनीर सरदना विधानसभा से बीजेपी चुनाव जीतने के बाद में प्रोफेसर रविंद्र पुनीर सरदना से, जब भाजपा और बसपा गठबंधन होता है, बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री होती है, तो प्रोफेसर रविंद्र पुनीर ने बगावत कर दी थी बसपा के खिलाफ। उनका ये विरोध था कि उन्हें 3 बार विधायक बनने के बाद में गठबंधन में आखिर मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसको लेकर पूरे वेस्ट यूपी में जितने भी ठाकुर विधायक थे उनको लेकर वो पूरा मूवमेंट चलाया। हम देखते थे कि पूरे वेस्ट यूपी में प्रोफेसर रविंद्र पुनीर ने बसपा की मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मुहिम चलाया था और ये चलाते चलाते फिर वो 2005 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जी की वाइफ को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। ऐसे ही वो फिर 2005 में उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी, विमला पुंडीर जी क्योंकि वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हो गई थी। जब लोग सब 2007 का चुनाव होता है तो 2007 के चुनाव में फिर समीकरण होते हैं, तो फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जो 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी या सरदना में जीतते हैं, वो 2007 में सपा के कैंडिडेट हो जाते हैं और ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर 2007 में फिर बीजेपी के कैंडिडेट हो जाते हैं।
बसपा की ओर से चूंकि 3 बार उससे पहले हरपाल सैनी जी चुनाव लड़े, वो हर बार हारते गए प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर से, लेकिन 2007 में बसपा बदलाव करती है और दोराला से चौधरी चंद्रवीर जी को प्रत्याशी बनाती है। तो 2007 में जब चौधरी चंद्रवीर जी बसपा के प्रत्याशी बने तो 2007 में चौधरी चंद्रवीर जी सरदना से बसपा से विधायक बन जाते हैं। वो पहला खाता था बसपा का जब बसपा सरदना विधानसभा से पहली बार यहाँ से बसपा ने जीत हासिल की। जब 2007 में प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर चुनाव हार जाते हैं, प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के बारे में कहा जाता है तो वो विकास पुरुष के नाम से सरदना में वो 3 बार विधायक रहे। उन्होंने इतना डेवलपमेंट कराया कि हमें लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो उनके ज़माने की बनी हुई है और वो सड़कें ऐसी हैं कि उन पर दोबारा फिर कोई काम भी नहीं हुआ। तो ये माना गया कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर 1952 से लेकर मैं 2012 तक की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में कहा गया, लोग कहते थे कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जैसा विधायक होना बहुत मुश्किल है, वो विकास पुरुष थे। जब वो चुनाव हार जाते हैं 2007 नेता रहे पुंडीर साहब, दरअसल शिक्षक थे पेशे से, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे और उनका पीपल कनेक्ट बड़ा ज़बरदस्त था। पब्लिक की नब्ज वो बखूबी समझते थे, गांव-गांव घर-घर उनका एक कनेक्शन था और वो खाली ठाकुर चौबीसी में ही नहीं, मुस्लिमों में भी उनका एक जनाधार था। सारी जातियों के लोगों में उनका एक कनेक्ट बना रहता था हमेशा। तो वो लोकप्रियता उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी और शायद इसी लोकप्रियता के चलते उन्हें ये गलतफहमी भी हुई कि वो पार्टी से बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने वक्त की नज़ाकत को, वो मौसम के सियासत के जो बदलता मिजाज है उसको भांप नहीं पाए और कुछ गलत फैसले भी उन्होंने लिए। अब वो गलत फैसला यही था, वो कहते भी थे ऐसा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना उनके लिए गलत फैसला हुआ। वो उनकी पहचान क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में थी और बसपा जब सपा की बात आई तो बहुत सारे लोग विरोधी थे। हाँ, तो 2007 में जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो मानते हैं कि उनका वो फैसला गलत था, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे बीजेपी के, उनकी पहचान बीजेपी की। हाँ, और एक ऐसा बड़ा नेता जिसका एक बड़ा पीपल कनेक्ट था, जो मासेज के बीच में इंटरेक्ट करता था, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे वो बड़े बड़े। एक बार मुझे याद है, उस वक्त हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते थे, मेरठ की एसएसपी थी अंजू गुप्ता, उनके खिलाफ उन्होंने आईजी के ऑफिस के बाहर टेंट लगा करके धरना दिया था। कई बार वो वाइस चांसलर से मिलने के लिए आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था छात्रों का, तो चैनल्स बंद कर दिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने। तो प्रोफेसर पुंडीर ने कहा कि चैनल खोल रहे हो या तोड़वा दूँ। तो उनका एक जलवा था, वो संभवतः शायद मुझे रिकॉल कर रहा हूँ जहाँ तक मैं, शायद वो इसी के मेंबर भी रहे, सीसीएस यूनिवर्सिटी के, इसी के मेंबर थे और के भी और कृषि यूनिवर्सिटी के भी। और फिर जो है लेकिन ऐसा लोकप्रिय नेता उस चुनाव को हारने के बाद एकदम हाशिए पे चला जाता है, वो एकांतवास में चले जाते हैं, लोगों से कम मिलना जुलना शुरू करते हैं और अचानक एक दिन जो है उनका जो बाथरूम था उसमें वो बेहोश अवस्था में मिलते हैं और अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि अब जीवन बचा नहीं है। और कहा गया कि बाथरूम में शायद गैस का जो गीजर था उसकी वजह से दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह की बातें उस समय अखबारों में सामने आई। उनके बाद उनकी पत्नी विमला पुंडीर ने पॉलिटिक्स में एंट्री की, वो आरएलडी ज्वाइन भी किया, उन्होंने गई भी, लेकिन कोई ख़ास बात बनी नहीं। उनके बेटे उत्कर्ष हैं जो बीच बीच में एक्टिव रहते हैं और वो प्रोफेसर भी हैं, वो सुख दुख में जाते भी हैं, विधानसभा में घूमते भी हैं जी। और डॉक्टर साहब जो भी उनके बारे में ये कहा जाता है, उनका वो इतने लोकप्रिय थे कि अगर उनके पास कोई विरोधी काम के लिए आ गया तो अधिकारी जब फ़ोन करते थे अफसर को, तो अफसर को ये कहते थे कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, ये मेरे पास उम्मीद से आए हैं, तो इनका काम प्राथमिकता में अभी हो जाना चाहिए और मुझे बताओ, इस तरह की बात करते थे वो। जब 2007 के बाद में फिर चूँकि ये मैदान खाली हो गया, ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर आते थे। इसी बीच में क्या हुआ कि ठाकुर संगीत सोम, चूँकि मैदान खाली था, ठाकुर संगीत सोम उस समय सपा में होते थे और जब 2009 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उससे पहले इन्होंने सरदना विधानसभा में और तमाम जो ये 24C है, जो तमाम मुजफ्फरनगर के आसपास बहुत सारी ठाकुरों की बड़ी बड़ी रैली की और रैली कर करके अपने आप को जताया कि वो ठाकुर नेता हैं। 2009 का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। 2012 जैसे आता है मुजफ्फरनगर से जैसे 2012 आता है तो 2012 तक वो पूरा जो, चूँकि तब तक 2012 तक सरदना विधानसभा में ठाकुर जमादार सिंह के बाद में कोई सरदना विधानसभा का कोई विधायक नहीं बना था, वहाँ लीडरशिप शून्य थी। और जब ठाकुर संगीत सोम आते हैं, वो लगातार लोकल लीडरशिप की बात करते हैं, तो एक रुझान बड़ी संख्या में संगीत सोम का गांव फरीदपुर इसी बॉर्डर का गांव है, इसी विधानसभा में। उसके बाद मुजफ्फरनगर जिला शुरू हो जाता है, छोटा सा गांव है। तो डॉक्टर साहब जब 2012 का फिर चुनाव होता है तो 2012 में चूँकि बीजेपी ठाकुर संगीत सोम को टिकट दे देती है, इधर समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान को टिकट दे देती है।
और मानो कि हाजी याकूब कुरैशी और संगी सोम के बीच होता है। तब ऐतिहासिक मतों से संगी सोम पहली बार 2012 में भाजपा से सदना विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। फिर जब 2017 का चुनाव आता है तो 2017 में फिर त्रिकोणीय मुकाबला होता है। नहीं, 17 के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा आ जाता है और उस दंगे में संगी सोम के ऊपर आरोप लगते हैं, रासुका भी लगती है और वहाँ से संगी सोम एक पूरे देश में संगी सोम का नाम फैलना शुरू हो जाता है। उनको फायर ब्रांड नेता कहा जाने लगता है और ये भी कहा जाता है कि प्रशासन का तर्क ये था कि साहब जो नंगला मंदोड़ की पंचायत हुई थी उसमें जो फायरी स्पीच संगी सोम ने दी उनकी वजह से माहौल भी, संगी सोम उस सारे आरोपों से बाहर आ गए, रासुका से बाहर आ गए और संगी सोम पूरे देश में संगी सोम का नाम लोग जानने लगे। और वो 2017 का जब चुनाव आता है विधानसभा का तो वो बड़े माइलेज के साथ चुनाव में खड़े थे। 2013 में चूंकि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हैं और जो दंगे पे एक बार पंचायत हुई, आपके याद होगा, खेड़ा गांव में एक बड़ी महापंचायत होती है। प्रशासन मना करता है कि पंचायत नहीं होने देंगे। एक दिन पहले तक प्रशासन ये संतुष्ट होकर बैठ गया था कि अब पंचायत नहीं होगी, लेकिन एकाएक सुबह 7 बजे जब हजारों की संख्या में लोग आए, लगभग 15 से 20 हजार लोग जब वहाँ इकट्ठे हुए, प्रशासन गया। जैसे ही प्रशासन ने उस पंचायत को रोकने का प्रयास किया तो वह हमला होता है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। भीड़ उग्र हो गई, वहाँ पे कई बाइकें फूंक दी गई, 1-2 पत्रकारों की बाइक भी उसमें फूंकी। पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी उस कॉलेज के कमरों में घुस करके जान बचाई उस वक्त। दरअसल पुलिस प्रशासन एस्टिमेट करने में चूक गया कि प्रशासन को लग रहा था कि उसने सारे रास्ते बैरिकेड कर दिए हैं तो अब शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि वो रिमोट एरिया में, देहात में, खेड़ा गांव में, एकदम ठाकुर चौबीसी के बीच में वो लोकेशन थी, वो इंटर कॉलेज था जिसमें आयोजन रखा था संगी सोम ने, पंचायत रखी थी, तो लोग खेतों खेत होते हुए हजारों की संख्या में वहाँ पहुँच गए थे। तब हम लोग उसको कवर करने के लिए ग्राउंड पे गए भी थे, ये एक अलग बात है। वहां से एक बड़ा माइलेज मिलता है। फिर पुलिस उन्हें जेल भेजती है तो उड़ई जेल भेज देती है। जब उड़ई जेल जाते हैं तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन उड़ई जेल तक होता है और लगातार फिर वो फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। जब 2017 का चुनाव होता है तो 2017 का चुनाव फिर त्रिकोणीय मुकाबला होता है। समाजवादी पार्टी फिर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाती है और बसपा हाजी याकूब के बेटे इमरान को प्रत्याशी बनाती है। फिर त्रिकोणीय मुकाबला होता है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता है तो फिर मुकाबला बसपा और भाजपा के बीच हो जाता है। जो जिस तरह का जो भाजपा का जो अपने जो वैचारिक है उसके विचार के हिसाब से आमना सामने चुनाव होता है और फिर संगी सोम 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। इस बीच में चूंकि फिर 2022 का चुनाव आता है। जब 2022 का चुनाव आया तो 2022 के चुनाव में फिर मुकाबला आमने सामने का हुआ। समाजवादी पार्टी फिर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाती है, बीजेपी फिर संगी सोम को प्रत्याशी बनाती है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ संजीव एडवोकेट को प्रत्याशी बनाती है। तो तब जब ये पूरा जब मुकाबला होता है तो इस मुकाबले में फिर अतुल प्रधान तीसरी बार में, वो लगातार तीसरी बार प्रत्याशी थे, फिर अतुल प्रधान संगी सोम को यहाँ हरा देते हैं लगभग 21,000 वोट से। दरअसल ये वो इक्वेशन था जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बहुत टफ फाइट हो रही थी। 2022 का जो पूरा चुनाव था विधानसभा का, वो किसान आंदोलन के ठीक बाद का चुनाव था। किसान आंदोलन का एक फैक्टर काम कर रहा था जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहा था इस पूरी बेल्ट में। और मुझे ध्यान है कि जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर शामली से चले थे तो लोनी पार करते करते, लोनी पहुंचते पहुंचते उनको रात के 9 बज गए थे और जबरदस्त भीड़, जबरदस्त सैलाब तब दिखाई दे रहा था। शायद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, इस तरह की आर्ट भी दिखाई देती थी उस भीड़ को लेकर के। तो उस इक्वेशन के भीतर चूंकि अतुल प्रधान के पास 2 बार चुनाव लड़ने का अनुभव था, उसके पहले वो लगातार सरदना क्षेत्र में डीपली काम करते रहे, डीपली रूटेड थे। और इक्वेशंस जो हैं, जो हिंदू मुस्लिम का इक्वेशन बनाती थी भारतीय जनता पार्टी, वो फेल हो गया। पहली बार फेल हुआ। वो इसलिए फेल हुआ चूंकि अतुल प्रधान ने गुर्जर वोटों में जबरदस्त तरीके से मजबूती के साथ उनको कंसोलिडेट किया। जयंत चौधरी का एक कोएलिशन साथ में था तो जाट वोट जबरदस्त तरीके से अतुल प्रधान के साथ आया। ठाकुर चौबीसी में ठाकुरों के बीच में जो नाराजगी थी संगी के प्रति, उसके चलते बहुत लोगों ने भले वोट नहीं किया, वो बहुत लोगों ने अतुल प्रधान को, लेकिन
उनमें एक असंतोष था ठाकुर संगी सोम के प्रति, जिसके वजह से वो बूथों पे उतना इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने, उतना वोटिंग परसेंटेज उनका नहीं रहा। और ये सारे इक्वेशंस बन के हालात ऐसे बन गए कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन फेल कर गया सरदार में पहली बार। कोई मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में नहीं था और अतुल प्रधान ने लगभग 18,000 वोटों से जीत जाते हैं। वोट भले ही 18% दिख रहे होंगे, लेकिन आप फिगर देखिए कि यहाँ पर 48.75% वोट अतुल प्रधान ले जाते हैं टोटल पड़े वोटों का, और संगीत सोम 41.27% वोटों पे सिमट जाते हैं। तो लगभग 7% का डिफरेंस रहता है, जो अच्छा खासा डिफरेंस है। अब ये जो लड़ाई दोनों नेताओं के बीच में सरधना में लगी हुई है, ये दरअसल इसकी वजह ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुए हैं, और इन पॉलिटिकल इक्वेशंस में बड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं राजनीतिक दलों के साथ भी। अब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ में थी। एक समीकरण ये बदला है। दूसरा समीकरण ये बदला है कि 5 साल अतुल प्रधान को एज ए एमएलए काम करते हुए हो गए हैं। तो इस 5 साल के भीतर 10 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, 2 चुनाव हारे, संगीत सोम जीते। तो वो 10 साल का टाइमिंग और 5 साल का ये अनुभव, 15 साल अतुल प्रधान को भी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हुए हो गए हैं। वो डीपली रूटेड हो गए हैं पूरे इलाके में, और हर कम्युनिटी में, हर कास्ट में उन्होंने एक पकड़ बनाई है। इस बीच में चूंकि 5 साल का जो ये टेन्योर रहेगा जिसमें संगीत सोम विधायक नहीं है, तो संगीत सोम को झटका जरूर लगा, चूंकि मेंटली उनकी जो एक इमेज थी जहां से वो लौटे, दरअसल वहां से लौटना बड़ा मुश्किल और खतरनाक होता है किसी भी नेता के लिए। वहीं से लौटे थे रविंदर पुंडीर, आपको याद हो, 3 बार एमएलए रहे वो, और बाद में वो इतना निराशा में चले गए कि अपने को डिस्कनेक्ट कर लिया उन्होंने। तो ये मुश्किल वक्त जरूर संगीत सोम के लिए रहा होगा, क्योंकि वो पूरे वक्त में एक नेशनल लेवल पे इमेज बिल्डअप हो रही थी उनकी, और वो इमेज अब अतुल प्रधान की बिल्डअप हो रही है। अतुल प्रधान अपनी इमेज को पैन इंडिया गुर्जर लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजस्थान के गुजरों में जाके पेनिट्रेट करते हैं, वो अनंतपुर जाते हैं, वो हरियाणा में, राजस्थान में जहां भी गुर्जरों के सम्मेलन होते हैं वहां जाकर के रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, और वो दिखाई देते हैं अखिलेश यादव के साथ। जब अखिलेश यादव मिल रहे होते हैं पटना में लालू यादव के परिवार से, तो उस तस्वीर में भी वो दिखाई देते हैं। सरदना विधानसभा में क्या है डॉक्टर साहब, इस समय दोनों फायर ब्रांड है अपनी अपनी बिरादरी में। जब हम ठाकुर संगीत सोम की बात करते हैं, तो संगीत सोम को भी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जो तमाम ठाकुर होंगे मतदाता, वो तमाम जानते हैं कि हमारे नेता ठाकुर संगीत सोम है। इसी तरह जब अतुल प्रधान की बात होती है, तो अतुल प्रधान की भी है कि जम्मू से लेकर जहां तक भी राजस्थान तक जहां गुर्जर क्षेत्र है, वो तमाम जानते हैं कि अतुल प्रधान है, गुर्जर लीडर है। पहचान का संकट दोनों नेता के सामने नहीं। अब सवाल इस बात का है कि अब 2027 की लड़ाई क्यों है, इसमें ये दोनों को डर है एक बड़ा। ठाकुर संगीत सोम जी की जो हार की वजह थी, वो ये थी, उनको भी ये लगता था कि ये तीन कंडीशनों के सामने थी। कोई प्रभावी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं था ऐसा, जैसा 2012-2017 में था। इसकी डेमोग्राफी पे बात करते हैं थोड़ी, कि किस किस जातियों का वोट सरदना कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, किस जाति से कौन कौन कितने विधायक किस किस जाति के हुए हैं। तो मोटे तौर पर 24 गांव तो 24 ही कहा जाता है ठाकुरों के हैं। इसमें मुस्लिम बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे। जाट्स की अपनी एक भूमिका है, चूंकि कई जाट एमएलए भी यहाँ से रहे हैं। गुर्जर्स काफ़ी संख्या में इस सीट पे हैं, डिसाइडिंग सिचुएशन में है, चूंकि गुर्जर एमएलए भी यहाँ से हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारी छोटी छोटी जातियां, अदर ओबीसी की अगर बात करें, तो यहाँ जो सैनी है, सैनी यहाँ बड़ा निर्णायक वोट है जी। पाल भी यहाँ बहुत निर्णायक वोट है। इसके अलावा बात करें तो त्यागी ब्राह्मण यहाँ बहुत निर्णायक वोट है। और क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम है इस समय, मुस्लिम के बाद दलित है, और दलित के बाद में तमाम ओबीसी जातियां हैं जो अलग अलग जो प्रभाव रखती है, इतना प्रभाव रखती है, वो किसी को जिता भी सकती है, किसी को हरा भी सकती है। और अगर मैं 1952 से लेकर अब तक की बात करूं, तो यहाँ तमाम जातियों का वर्चस्व भी रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम चूंकि 18 बार चुनाव हुए हैं, तो अगर बात करें तो 9 बार सरदना विधानसभा में ठाकुर एमएलए बने, 24 का वर्चस्व रहा है इस पूरी विधानसभा में। 3 बार यहाँ जाट विधायक बने हैं, जाट जाति से, उनका भी अपना वर्चस्व रहा। चाहे आज़ादी के दूसरी बार चुनाव हुआ उसकी बात करें, चाहे 2007 के चौधरी चंद्रवीर सिंह की बात करें, और अगर हम मुस्लिम की बात करें तो यहाँ 3 बार मुस्लिम विधायक बने हैं। चाहे जकीउद्दीन साहब की बात करें, चाहे अब्दुल वहीद कुरैशी की बात करें,
तो 3 यहाँ मुस्लिम विधायक रहे हैं। और जहाँ तक दलित विधायक की बात है तो चूँकि रामजीलाल शाह है, यहाँ 2 बार विधायक रहे हैं। और जब हम गुर्जर की बात करते हैं तो पहली बार गुर्जर और पहली बार समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का खाता भी पहली बार खुला 2022 में, और गुर्जर विधायक भी पहली बार बना। तो ये जो 1952 से अब तक का जो पूरा जो भौगोलिक और यहाँ का जो नेचर रहा 24 का सदना विधानसभा का, तो यहाँ चूँकि सबसे ज़्यादा बार ठाकुर एमएलए बने हैं, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि ये सीट बीजेपी की है। खैर, सीट किसी की नहीं होती, सीट उसी की होती है जो ज़मीन पे काम करता है। कहा भी जाता है कि इतिहास किसी का नहीं होता, उसी का होता है जो उसे बनाता है। जो ज़मीन पे काम करता है, जो लोगों के बीच काम करता है, वही अंततः जीत हासिल करता है। एक वक्त में संगीत सोम का परचम लहराता था और कहा जाता था कि उनको हरा नहीं सकता, और फिर वही संगीत सोम चुनाव भी हार जाते हैं। रविंदर पुंडीर की कहानी आपने सुनी कि किस तरह से प्रोफेसर रविंदर पुंडीर का कोई विकल्प नहीं था एक वक्त में, लेकिन रविंदर पुंडीर किस तरह से अलविदा लेते हैं इस दुनिया से, ये भी आपने देखा। और ठाकुर अमरपाल की कहानी भी आपने देखी। बड़ी दिलचस्प दास्तान है सरदाना विधानसभा सीट की। 2027 में क्या होने जा रहा है ये हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी रिएक्शन दीजिएगा, और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं सरदाना से जुड़ी हुई ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।